मैं अब इन तमाम औपचारिकताओं के बाद जो आज की हमारी पहली वक्ता हैं डॉक्टर वर्षा कुमारी जी, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं आप अपने विषय पर बात रखें। विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आदरणीय ब्रजेंद्र पाठक सर और सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और साथ ही विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मेरा प्रस्तुतिकरण का विषय है प्रेस और प्रतिबंध। यह एक आकस्मिक संयोग मात्र नहीं है कि भारत के पहले समाचार पत्र को ही ईस्ट इंडिया कंपनी के टूट चक्र का शिकार होना पड़ा था, वह भी तब जब उस पत्र के संपादक स्वयं आयरिश थे। 29 जनवरी 1780 ईस्वी को जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट की शुरुआत की थी। इस साप्ताहिक अखबार के संदर्भ में हिकी ने स्वयं स्वीकार किया था कि मुझे अखबार छापने का कोई विशेष चाव नहीं है और न ही मुझ में इसकी योग्यता है। कठिन परिश्रम करना मेरे स्वभाव में नहीं है। तब भी मुझे अपने शरीर को कष्ट देना स्वीकार है ताकि मैं मन और आत्मा की स्वाधीनता प्राप्त कर सकूं। मन और आत्मा की स्वाधीनता के जिस मंगलाचरण के साथ हिकी ने भारत में पत्रकारिता की आधारशिला रखी, वह गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को रास नहीं आई, जिसकी वजह से इस अखबार पर तरह तरह के हथकंडों द्वारा संपादक को प्रताड़ित किया गया। अंततः प्रकाशन के 2 साल पूरा होने से पहले ही उसे बंद करने के लिए मजबूर किया गया। भारत में पत्रकारिता की ऐसी शुरुआत इस बात का साक्ष्य है कि आगे चलकर पत्रकारिता का जिस प्रकार से विकास और विस्तार हुआ, उसे ब्रिटिश शासन के कड़े कानूनों का सामना करना पड़ा। 31 मई 1799 को लॉर्ड वेलेस्ली ने समाचार पत्रों के प्रसार और प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक कानून पारित किया था। उस कानून के अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र के मुद्रक के लिए पत्र के अंत में अपना नाम प्रकाशित करना अनिवार्य था। संपादक तथा संचालन के लिए आवश्यक था कि वे अपने नाम और पते की सूचना सरकार को सचिव को देंगे। रविवार को कोई पत्र प्रकाशित नहीं किया जाएगा। जब तक सरकार का सचिव निरीक्षण न कर ले, तब तक कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं किया जाए। कलकत्ता जर्नल के संपादक डॉक्टर जेम्स ब्राइस के द्वारा प्रतिबंध के कानूनों का कड़ा विरोध करने के कारण लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में सेंसरशिप कानूनों को शिथिल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ये नीतिगत फैसलों के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करने की मनाही के दिशा निर्देश थे। सन 1823 ईस्वी में जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में जॉन एडम्स भारत आए, तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को कंपनी के शासन के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा था। अखबार और प्रेस के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता की गई थी। जॉन एडम मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के उस विचार से प्रेरित और प्रभावित थे, जो स्वतंत्र प्रेस को प्रथमतः और अंततः कंपनी और ब्रिटिश हितों के प्रतिकूल मानता था। थॉमस मुनरो की मान्यता थी कि भारतीयों को प्रेस की आजादी देना खतरनाक है। विदेशी शासन और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं चल सकते। स्वतंत्र प्रेस का पहला कर्तव्य क्या होगा? यही ना कि देश को विदेशी चंगुल से स्वतंत्र कराया जाए। इसलिए अगर भारत में प्रेस को स्वतंत्रता दे दी गई, तो इसका जो फल होगा वह दिखाई दे रहा है। आंग्ल शासक सदैव भारत को अंधकार में रखना चाहते थे। कठोर प्रेस सेंसरशिप के इस माहौल में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसून कुमार टैगोर, पूर्णचंद्र घोष और राजा राममोहन राय
ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी, जिसे भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एरियोपैगिटिका के नाम से जाना जाता है। यह एरियोपैगिटिका क्या है, इसका हम अर्थ जान लेते हैं। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के सिद्धांत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली और भावपूर्ण दार्शनिक विचारों में से एक है, जो लाइसेंसिंग और सेंसरशिप के विरोध में लिखा गया था। इसे प्रेस की स्वतंत्रता की अब तक लिखी गई सबसे स्पष्ट रक्षाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके कई व्यक्त सिद्धांत उस अधिकार के आधुनिक औचित्य का आधार बनते हैं। इसके प्रत्युत्तर में राजा राममोहन राय की अपील थी कि यदि इस देश की विशेष परिस्थितियों से निकाले गए इन निष्कर्षों से यह तर्क उपस्थित किया जाए कि किसी उपनिवेश या दूरवर्ती अधीन प्रदेश को कभी प्रेस स्वातंत्र्य नहीं दिया जा सकता, इसलिए बंगाल के निवासियों को उन विशेष अधिकारों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती जिनका उपयोग वे अब तक कर रहे थे। तो दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि उनसे यह कहना होगा कि उन्हें निरंतर उत्पीड़न एवं अपमान सहन करने का ऐसा शाप दिया गया है, जिससे मुक्त होने की वे तब तक आशा नहीं कर सकते जब तक यहाँ ब्रिटिश शासन मौजूद है। राजा राममोहन राय की यह अपील भी कंपनी के हुकूमत को रास नहीं आई और उनके द्वारा प्रकाशित मीरात-उल-अखबार, जिसका हिंदी शीर्षक है समाचार का दर्पण, को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। राजा राममोहन राय ने भारत का पहला फारसी समाचार पत्र मीरात-उल-अखबार शुरू किया था। अखबार पहली बार 12 अप्रैल 1822 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इस अखबार के अंतिम संस्करण में राजा राममोहन राय ने एक पत्र लिखा था। वह भी प्रेस प्रतिबंध के सिलसिले में एक यादगार टिप्पणी है, उसे हम यहाँ देख सकते हैं। जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें पत्र का प्रकाशन रोक देना एकमात्र मार्ग रह गया है। जो नियम बने हैं उनके अनुसार किसी यूरोपियन सज्जन के लिए जिनकी पहुंच सरकार के चीफ सेक्रेटरी तक सरलता से हो जाती है, सरकार से लाइसेंस लेकर पत्र निकाल देना आसान है, पर भारत के किसी निवासी के लिए जो सरकारी भवन की देहरी लांघने में भी समर्थ नहीं हो पाता, पत्र प्रकाशन के लिए सरकारी आज्ञा प्राप्त करना दुस्तर कार्य हो गया है। फिर खुली अदालत में हलफनामा दाखिल करना भी कम अपमानजनक नहीं है। लाइसेंस के लिए जाने का खतरा भी सदा सिर पर झूला करता है। ऐसी दशा में पत्र का प्रकाशन रोक देना ही उचित है। भारतीय पत्रकारिता पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहरेदारी सिर्फ इन्हीं कानूनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1823 के जॉन एडम्स के कानून के बाद 1835 में गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने भी एक अध्यादेश जारी किया था। 1857 के विद्रोह के दमन के लिए जैसे क्रूरतापूर्वक कदम उठाए गए, उनकी आग और धुएं से ही नहीं बल्कि हवा से भी भय हो गया था। पत्रकारिता संबंधी लाइसेंस के कठोरतम नियम इसी पृष्ठभूमि की देन है। प्रेस के लिए जो सरकारी कानून लागू किए थे उसे हम यहाँ देख सकते हैं। पहला सेंसरशिप प्रेस अधिनियम 1799, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अधिनियम। यह अधिनियम 1799 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के दौरान पूर्व सेंसरशिप सहित युद्धकालीन प्रतिबंध लगाए गए थे। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू किया था तथा सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दिया गया। लाइसेंसिंग विनिमय 1823, प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में इस नियम को आरोपित किया था।
इस नियम के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना गया था। अगला है प्रेस या मेटकॉफ अधिनियम 1835। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था तथा 1823 के कुत्सित अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया था। इस प्रयास के लिए ही मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई थी। लाइसेंस अधिनियम 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम से अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई थी। इस अधिनियम के तहत बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया था। पंजीकरण अधिनियम 1867। इस अधिनियम द्वारा मेटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य था प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, अपितु उन्हें नियमित करना। यह आवश्यक बना दिया गया कि किसी भी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रक स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशक के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति स्थानीय सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसके तहत भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा गया था। पत्र पत्रिकाओं में ऐसी सामग्री छापने की कार्यवाही का प्रावधान था जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष का भाव दिखाई दे। इस अधिनियम के अंतर्गत सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं को जब्त किया गया, प्रेसों में ताले लटकाए गए। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। इस अधिनियम को उपद्रवों से निपटने के लिए लागू किया गया था। इसके अंतर्गत मुद्रक से 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक की जमानत देने के लिए कहा गया था। इस राशि को लेने का अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट को ही था। प्रेस द्वारा किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की छपाई के कारण पंजीकरण को भी रद्द किया जा सकता था। इस अधिनियम के तहत 1855 समाचार पत्रों का मुद्रणालयों को चेतावनी दी गई थी और लगभग 300 पत्रों से 40,000 पाउंड की राशि जमानत के रूप में वसूली गई थी। इंडियन प्रेस एक्ट 1931। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार और प्रसार को दबाने के लिए प्रांतीय सरकारों को विशेष संकटकालीन शक्तियां प्रदान की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में 1931 में भारतीय प्रेस अधिनियम के तहत पूर्व सेंसरशिप को सुदृढ़ और संशोधित किया गया था। प्रेस जांच समिति 1947 में संविधान सभा द्वारा जारी मानव मौलिक अधिकारों के संदर्भ में प्रेस कानून की निगरानी के लिए एक जांच समिति की स्थापना की गई थी। समाचार पत्र अधिनियम 1951। 26 जनवरी 1950 को जब नया संविधान लागू हुआ, इसके बाद सन 1951 में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) में एक संशोधन किया और समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम उन सभी समाचार पत्र संबंधी अधिनियमों में से एक था। उस दिन तक पारित हुए तथा इसके द्वारा केंद्रीय तथा राजकीय सरकार पत्र अधिनियम को समाप्त भी कर दिया गया जो उस समय लागू था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रेस का विकास बहुत ही कठिन था और उसका अस्तित्व उससे भी ज्यादा कठिन था। इसका यही कारण था कि उन्हें औपनिवेशिक दबाव, निरीक्षण, दमन के साथ साथ बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पर धीरे धीरे भारतीय प्रेस हर जगह अपना छाप छोड़ने लगा और अंततः अंग्रेजों के दिल जीतने का भी एक साधन बन गया था। धन्यवाद। धन्यवाद वर्षा जी। आपने प्रेस और प्रतिबंध इस विषय के हवाले से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो हमारे सामने उजागर किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ बैठे सभी साथियों को ये वक्तव्य आपके लिए लाभदायक होगा।
इसमें एक जानकारी है 13 मई 1799, ये अब की बार नेट की परीक्षा में प्रश्न आया था। सर अगर ये कार्यक्रम 17 जून के पहले करवाते तो एक प्रश्न हमारा और सही होता। हाँ सही है सर, तो दूसरी पाली में सर ये आया था ये प्रश्न, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए, तो पता नहीं था। खैर बहुत बहुत धन्यवाद।